4 साल लगातार प्रॉपर्टी बढ़ रही हो। I don't want to quote any figure. 200 CR। तो आज तक हमारे बीच में पैसे नहीं आए। पैसे आएंगे तभी रिलेशन खराब हो। 8 नवंबर तो इतने भारतीय हैं, सब जानते हैं। उस टाइम पे तो रियल एस्टेट एकदम से गायब हो गया था कि हमें लगा था पता नहीं क्या होगा। 2 चीजें चल रही हैं। एक, कुछ लोग हैं जिनको बबल लग रहा है, कुछ लोग हैं जिनको लग रहा है जिनको फोमो हो गया है। अब जो रह गया वो या तो लेना चाह रहा है या वो अरे नहीं जी बबल फटेगा। 4 साल ना, मुझे 17 साल हो गए रियल एस्टेट में। आजकल मैं देख रही हूँ लेकिन थोड़ा सा माइंडसेट कहीं ना कहीं कुछ लोगों में सुनने में आता है कि अरे क्यों इन्वेस्ट करना है अपने घर में, है ना। रियल एस्टेट तो मतलब हम इतना पैसा होम लोन में क्यों दें, है ना, तो रेंट पे ही ले लेते हैं। जहाँ पे एक तरफ पीपल आर वेरी एंथुसियास्टिक अबाउट इन्वेस्टिंग इनटू रियल एस्टेट, वहाँ पे थोड़े से डरे भी हुए हैं कि अरे उतना कीमत नहीं मिली हमें कभी। तो नया ट्रेंड आया कोवर्किंग स्पेसेस। राइट, मुझे लगता है ये टाइम है लेने का। जो लोग रिग्रेट कर रहे हैं वो शायद करते रह जाएंगे। Property has been associated with both your existence and your growth. The idea of सर पे छत has been associated with your जिंदगी भर की कमाई and your home loan की भरपाई. But wait, no more. Real estate and property have grown far beyond it. You guessed it right. Our today's talk is about real estate, and you're going to enjoy it if you are interested in property or you are looking for making big bucks in property. Our today's guest is property master and real estate specialist Paras Rai. Let's begin. That's her podcast. 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 So very warm welcome to the show, Paras. थैंक यू वेरी मच नेहा। मैं क्या आपको वेलकम बोल रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वेलकमिंग अस to be on your beautiful property. It's my pleasure. It's my pleasure. So, and I want to congratulate you on the very onset of the show only. Yeah. कि आपको अभी recently DLF से award भी मिला है. Yeah, So yeah. I would like to first of all start with that. Thank you नेहा। जैसे कि आपको पता है, we are based in Faridabad. Right. From the last 14 and a half years, we are here in Faridabad. और फरीदाबाद में आज हम काफ़ी मेहनत के बाद एक कुछ सालों से टॉप पोजीशन में हैं। Okay. और रिसेंटली जून 2023 में वी आर स्टार्टेड इन गुड़गांव। Okay. एंड इन द स्पैन ऑफ 8 to 10 months गुड़गांव बहुत बड़ा मार्केट है और बहुत बड़े डेवलपर्स हैं, बहुत बड़े ब्रोकर्स भी हैं। Right. DLF वहाँ का सबसे बड़ा डेवलपर है, सबको पता है। Right. DLF के DLF नाम is a से big name, गुड़गांव of जाना course. जाता है और गुड़गांव के नाम से DLF जाना जाता है। True that. ठीक है ना। तो DLF का भी एक प्रोजेक्ट आया था प्रिवाना साउथ। Okay. Residential project था? रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट। Okay. अपार्टमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम 7 CR। Okay. Starting 7 CR. सो हमने उसमें पूरे गुड़गांव में उस प्रोजेक्ट में सेल्स में वी हैव कम एट नंबर 2nd। Awesome. तो DLF ने हमें उसका रिवॉर्ड दिया। काफ़ी लोगों को, काफ़ी ब्रोकर्स थे जिनको अवार्ड मिला, लेकिन जो टॉप 3 ब्रोकर्स थे उनके लिए कुछ स्पेशल अरेंजमेंट किया गया था। Okay. तो काफ़ी अच्छा लगा कि आप मेहनत कर रहे हो और बहुत जल्दी रिजल्ट आ रहा है। क्योंकि अभी क्या है, हमें इतना टाइम हो गया, 17 and a half years हो गए मुझे रियल एस्टेट में। Okay. बहुत अर्ली स्टेज पे स्टार्ट कर दिया था मैंने। I was 20 when I started in Okay, this. because this is what I was going to ask. Today you have reached a stage wherein you have already received an award for your achievement. Yeah. So where did you begin? So I'm not 38 till now. Okay. ठीक है, जल्दी हो जाऊंगा 38। So मैं 1 साल जल्दी था। एक मैं साल बचपन जल्दी से बहुत बोलता था। Okay. तो मैं 2 years का था तो मुझे स्कूल में एडमिशन दे दिया। Awesome. ठीक है। बाय द एज ऑफ 17 आई वाज 17 years and 5 days जब मैंने स्कूल पास कर लिया था। Really? लोग So नॉर्मली 18 प्लस में करते हैं, तो मेरा 17 years में हो गया था। तो ग्रेजुएशन great. मेरी 20 years में कंप्लीट हो गई। बाय द टाइम आई डिड माई ग्रेजुएशन इन कॉरेस्पॉन्डेंस इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। और उसके अलावा मैं NIIT इंस्टीट्यूट से GNIT कर रहा था। Okay. ठीक है ना, दैट्स ग्रेजुएशन फ्रॉम NIIT। Okay. तो वो सॉफ्टवेयर डेवलपर का कोर्स है, तो मैंने वो किया 3 साल। जर्नी
वहीं से स्टार्ट हुई रियल एस्टेट की। ऐसी कुछ चीजें हुई कि मैं रियल एस्टेट में आ गया। या बिकॉज रियल एस्टेट इज नॉट समथिंग जो बच्चों को ये होता है ना कि हम बड़े होकर रियल एस्टेट में जाएंगे, अभी तक मैंने वो माइंडसेट अब से बने, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ अवेयरनेस एंड देयर इज अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ पीपल इनटू रियल एस्टेट दैट इज डेवलपिंग नाउ। बट बैक देन इफ यू से कि हाँ हम बड़े होके ये बनेंगे, या किसी ने तो शायद से सोचा नहीं होगा, तो क्या ऐसा नहीं, था? मैंने भी नहीं सोचा था। आपने भी नहीं सोचा था? मैंने नहीं सोचा था। या फिर फैमिली लीनिएज होती है, मैंने देखा है प्रॉपर्टी में ये होता है, या तो आपके फैमिली में कोई नहीं। मेरे फादर का इंटीरियर्स का बिजनेस था। ओके। इससे कोई लेना देना नहीं था रियल एस्टेट से। मैंने बहुत कम लोग जानते हैं, जो मेरे क्लोज सर्कल के हैं वो लोग जानते हैं, या फैमिली एंड फ्रेंड्स जानते हैं, लेकिन बाहर लोगों को नहीं पता। तो 23rd of September 2006 से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। आई स्टेप इनटू रियल एस्टेट। तो मेरे फादर ने कहा कि 23rd सितंबर फर्स्ट नवरात्रा है, तो फर्स्ट नवरात्रे से बेटा स्टार्ट कर लेना आप। आपको पता है हिंदुओं में नवरात्रा बड़ा ऑस्पिशियस है, तो उससे पहले श्राद्ध थे, तो पापा ने कहा कि फर्स्ट नवरात्रा में आप स्टार्ट कर लेना। तो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई 23rd सितंबर 2006 से। तो मेरे जो चाचा जी थे वो भी किसी के साथ काम करते थे। ही डज नॉट ओ दैट कंपनी। ओके। तो पार्टनरशिप में थे? नहीं, पार्टनरशिप में नहीं थे, किसी के साथ अपने बिजनेस में जो खुद काम करते थे उसके साथ पार्टनरशिप में थे। क्या सिस्टम था मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। तो मैंने वहां स्टार्ट किया। तो आज मैं इससे एक और भी बताना चाहूंगा कि आज ना सीखना बहुत इजी है। जैसे आप आज पॉडकास्ट बना रहे हैं, यूट्यूब पे इतनी वीडियोस हैं, ठीक है ना, सोशल मीडिया इतना है, और हर चीज गूगल पे मिल जाती है। तो उस टाइम पे कुछ नहीं था, रेफरेंस उस टाइम पे कुछ नहीं था। 2006 में ये सब चीजें नहीं थी। तो अब मुझे बोल दिया गया कि जाओ और सीखो। अब सिखाने वाला कोई नहीं था। कोई ये समझाने वाला नहीं था कि बेटा ये होता है, ये प्रॉपर्टी होती है, ये एग्रीमेंट होता है, ये बिल्डर बायर एग्रीमेंट होता है, या ये अलॉटमेंट लेटर होता है, ये प्रोसेस है प्रॉपर्टी परचेज करने का, या ऐसे प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करनी है, कोई नहीं था। हाँ, मतलब जब हम कुछ कॉर्पोरेट करते हैं तो वहां पे चीजें सिस्टमेटिक होती है, हम सीख पाते हैं। हाँ, और आजकल क्या, आज आप ऑनलाइन ही इतना कुछ सीख लोगे। एग्जैक्टली। तो हमारे टाइम पे, उस टाइम पे कुछ भी नहीं था। अच्छा, जो लोग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो बहुत अनऑर्गेनाइज्ड तरीके से काम कर रहे हैं और बस कर रहे हैं। और मैं गया तो था काम सीखने, लेकिन उन्होंने ना मुझे एक रनर बना दिया। तो मैं सुबह 10 बजे ऑफिस पहुंचता था, 10:30 बजे वो मेरे को डॉक्यूमेंट्स लेके भेज देते थे कि बेटा अभी चले जाओ, ये गुड़गांव बिल्डर का ऑफिस है, वहां चले जाना, वहां से फिर दिल्ली नेहरू प्लेस चले जाना, वहां से फिर 62 सेक्टर नोएडा चले जाना, वहां से फिर मोहन कोऑपरेटिव आ जाना, और वहां से फिर वापस फरीदाबाद आ जाना। तो मैं सुबह 10:30 बजे निकलता था और रात को 9 बजे, 8 बजे, 9 बजे वापस घर पहुंचता था, वापस ऑफिस पहुंचता था, फिर वहां से घर आता था। तो उस टाइम पे पेमेंट हुई? सैलरी मेरी बहुत ज्यादा थी। अच्छा। सैलरी मेरी बहुत ज्यादा थी रियल एस्टेट में, जहां मैं काम कर रहा था। वो थी 0। ओके, ठीक है। तो मैं लंच भी बाहर करता था, वो भी अपने पैसों से करता था। बाइक उन्होंने दे रही हुई थी, इंटर्नशिप थी, तो बाइक उन्होंने दी हुई थी। इंटर्नशिप में काम सिखाते हैं, लेकिन काम नहीं सीखने का मौका मिल रहा था। तो मैंने कैसे काम सीखा है, जो मुझे वो डॉक्यूमेंट्स देते थे, मैं पहले रास्ते में उसकी फोटोकॉपी कराता था, फिर मैं डॉक्यूमेंट सबमिट कर देता था, फिर घर जाके उस डॉक्यूमेंट्स को पढ़ता था कि ये क्या है, ये अग्रीमेंट टू सेल है, ये अलॉटमेंट लेटर है, ये रिसिप्ट है, इसमें क्या लिखा होता है, क्योंकि कुछ नहीं था तब समझने के लिए, कोई समझाने वाला नहीं था। फिर कोई सीनियर जा रहा है, उनका बैग पकड़ के चल दिए कि भैया मैं भी आपकी गाड़ी में चलता हूँ। तो वो ड्राइव कर रहे हैं और मैं रास्ते में डायरी और पेन लेके बैठा हूँ कि 1 घंटे में इनसे जितनी चीजें वो पूछ लूं कि इसका क्या रेट चल रहा है, ये इसका क्या साइज है, इस सोसाइटी का क्या साइज है, क्या प्रीमियम चल रहा है। तो हमने ऐसे काम सीखा है। आई थिंक ऐसे सीखते हैं ना, तो उसकी आपको उस एजुकेशन की भी वैल्यू होती है, इन्फॉर्मेशन की भी, और जो आप सीखते हो दैट यू लर्न फॉर द एंटायर लाइफ। अभी गूगल वगैरह से हम सीख लेते हैं, बट आई डोंट थिंक सो वी रिटेन दैट मच। राइट, बिकॉज़ वी आर टू मच डिपेंडेंट ऑन एवरी टाइम के इजीली अवेलेबल है, स्विच कर लो। बट दिस
you know, the way you learn, I think that is a hard way to learn. आज भी जो न्यू कमर्स आते हैं ना, हाँ. तो मैं हमेशा उनको पता क्या बोलता हूँ कि काम तो, ये लाइफ बहुत बड़ी है, काम तो हो ही जाएगा, आप काम पे ध्यान मत लगाओ, काम सीखने पे ध्यान लगाओ. Exactly. अगर आप काम सीखोगे ना तो आज नहीं होगा, 6 महीने बाद हो जाएगा, 1 साल बाद हो जाएगा. आप डील करने की कोशिश मत करो कि आते ही सब आपको दिख रहा है, इसकी डील हो रही है, उसकी डील हो रही है, मेरी नहीं हो रही. अरे क्या फर्क पड़ रहा है? आपने क्या अब हम यहाँ पे कोई स्टडी तो है नहीं इंडिया में, आपने कोई कोर्स तो किया नहीं है. हाँ. आप समझिए, आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं, ठीक है, इंटर्नशिप कर रहे हैं, उसके बाद आप किसी कंपनी में जाके अपना करियर स्टार्ट करते हैं. रियल एस्टेट के लिए कोई पढ़ाई तो है नहीं. हाँ. ठीक है ना? आपको लगता है कि होना चाहिए, 100% होनी चाहिए, बेसिक ना? एजुकेशन तो होनी चाहिए ना. Exactly. अब आपको अगर ऑन फील्ड आपको सीखने का मौका मिल रहा है तो आप पहले सीखो, उसके बाद आप काम करो. Exactly. तो आजकल क्या है, यंग जनरेशन को फैसिनेट करती है कि इस बिजनेस में पैसा है. हाँ. तो मुझे लगता है कि उनको पहले काम सीखना चाहिए. सीखना चाहिए. तो हमने तो ऐसे सीखा है. और प्रॉपर्टी मास्टर हमने 2009 में स्टार्ट करी है. अच्छा, 6 में आपने स्टार्ट किया? 6 में स्टार्ट किया. Inter- 8th नवंबर Okay. of 2009 we 2 partners started प्रॉपर्टी मास्टर. Okay, तो मतलब मैं और गोल्डी अरोड़ा. okay. तो वहां से हमारा बॉन्ड बना. बल्कि आप इसमें भी आप बता सकते हैं कि what to look for in a partner to start a firm. देखिए, पार्टनरशिप ना वैसी है जैसे आप जो क्वालिटीज अपने लाइफ पार्टनर में देखना चाहते हैं ना, वैसी ही क्वालिटीज एक बिजनेस पार्टनर में भी होनी चाहिए. उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ना, और शायद सबसे इंपॉर्टेंट क्या, एक ट्रस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है. Exactly. और रिस्पेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है. एक दूसरे की रिस्पेक्ट, एक दूसरे के डिसीजंस की रिस्पेक्ट, और सबसे इंपॉर्टेंट ट्रस्ट. अगर आप ट्रस्ट कर सकते हो और रिस्पेक्ट कर सकते हो तो मुझे लगता है हर पार्टनरशिप के लिए, बेशक वो लाइफ पार्टनर हो या बिजनेस पार्टनर हो, आप यही चीज मैंडेटरी होती है. Exactly. ठीक है ना? वही रिलेशंस बहुत अच्छे चलते हैं जहां ये 2 चीजें होती हैं. तो वो हमारा बॉन्ड बन गया था. उसको भी यही था, कह रहा भाई मैं तेरे ऊपर बहुत ट्रस्ट करता हूँ. हाँ. और मुझे था, मैंने कहा यार मैं तेरे ऊपर बहुत ट्रस्ट करता हूँ. तो हमने कहा यही तो चाहिए. तो हमारे बीच में पैसे नहीं आएंगे कभी. हाँ. तो आज तक नहीं आए, टचवुड. That's nice. ठीक है ना? And that's commendable. हाँ, तो आज तक हमारे बीच में पैसे नहीं आए. पैसे आएंगे तभी रिलेशन खराब होता है. तो पैसे कभी आए नहीं. तो वहां से प्रॉपर्टी मास्टर स्टार्ट हुआ. ये बात है सितंबर 2009 की. हमने ऑफिस लिया रेंट पे, उसमें इंटीरियर्स कराया और उसका हमने हवन किया 8 सितंबर 2009. 8 नवंबर तो जितने भारतीय हैं सब जानते हैं, बहुत फेमस है. मोदी जी रात को आए थे, भाइयों बहनों Demonetization. आज से ये नोट अमान्य है. तो हमने शाम को केक काटा था. तो हमारा एक दोस्त है, हम बड़ा मजाक उड़ाते हैं उसका, कपिल. वो भी मेरा कॉलेज टाइम का दोस्त है, हमारे साथ ही है. तो उस दिन हमारी ऑफिस की एनिवर्सरी थी. तो हमने कपिल को बोला, यार कपिल इस बार केक तू काट. तो उसने केक काटा. शाम को मोदी जी ने नोट बंद कर दिए. मैंने कहा यार तेरे से तो गलत केक कटवा लिया, आगे से नहीं कटवाएंगे. तो लेकिन ठीक है. उसके बाद मतलब उस टाइम पे तो रियल एस्टेट एकदम से गायब हो गया था कि हमें लगा था पता नहीं क्या होगा. लेकिन फिर धीरे धीरे मार्च आते आते दोबारा रिवाइव हो गया और बहुत अच्छा करा. उसके बाद सिर्फ रियल एस्टेट नहीं, बहुत सारी चीजें, सारे हाँ, सब इम्पैक्ट हुए थे. तो ये स्टोरी रही हमारी, कैसे हम इसमें आए, कैसे रियल एस्टेट, मतलब डेस्टिनी थी रियल एस्टेट. नहीं तो मैं तो आज किसी कंपनी में, आईटी कंपनी में होता, जॉब कर रहा होता. मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो कहीं सेटल्ड है, यूएस सेटल्ड है, कोई कहीं सेटल्ड है, और सब आईटी कंपनीज में हैं. हाँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि हम बेहतर कर रहे हैं उनसे. मतलब डेस्टिनी में था तो जो था कि अच्छा हुआ. एग्जैक्टली. सो जैसे डीमोनेटाइजेशन की आपने बात करी कि डीमोनेटाइजेशन से इम्पैक्ट हुआ है, कोविड से भी काफी आई थिंक रियल एस्टेट इम्पैक्ट हुआ. हाँ, देखिए जब पैंडेमिक का फर्स्ट वेव आया था, जब भी ऐसा कुछ होता ना तो सबसे पहले मतलब चीजें तो ठहर जाती हैं और रियल एस्टेट पे सबसे पहले इम्पैक्ट पड़ जाता है. आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि रियल एस्टेट पे सबसे पहला? देखिए ये ना, आई एक्चुअली वांट यू टू इलैबोरेट. मैं बताता हूँ ये ऐसा क्यों होता है. क्योंकि ये ना छोटी इन्वेस्टमेंट नहीं है. आप अपना फोन नहीं ले रहे हो, घर का फ्रिज नहीं ले रहे हो, टीवी नहीं ले रहे हो, है ना. आप घर ले रहे हो,
और आज लाखों में भी कुछ नहीं आता, बहुत लिमिटेड चीजें हैं जो लाखों में आ रही है ना। तो आप सोचो कि 50 लाख रुपए लेके जाओ और आप सोचो कि मुझे कुछ चीज चाहिए, तो बहुत कम ऑप्शन है जो मिलते हैं। तो 50 लाख 1 करोड़ की चीज, अगर कभी भी मार्केट रुकेगा मतलब कहीं रिसेशन आ रहा है, या आपके डीमोनेटाइजेशन हुआ या कोविड आया, जब लोगों को लग रहा है कि उनकी जॉब चली जाएंगी या बिजनेस नहीं चलेगा, तो सबसे पहले तो यही चीजें तो हैं जिसमें लोग रुक जाते हैं कि ये तो बड़ा डिसीजन है, इसके लिए रुक जाते हैं। अब नॉर्मल एक्सपेंसेस तो आपको करना ही है, ग्रोसरी आप लोगे, दूध लोगे, मतलब डेली नीड्स की जो चीजें हैं उस पे तो आप नहीं रुकोगे, वो तो करना ही है ना। एफएमसीजी तो चलेगा, वो चलेगा, ठीक है ना। तो लेकिन इन चीजों पर तो इम्पैक्ट सबसे पहले आता है। बड़ा पैसा देता है आपको ये ट्रेड, तो बड़ी रिस्क के साथ बिल्कुल बड़ा आता रिस्क देता है। हाँ, वो तो मोर रिस्क मोर प्रॉफिट, ये तो है ही है। आप जैसे ट्रेड में हो ये होता है। तो उस दौरान आप लोगों ने, मतलब मैं जानना चाहती हूँ, यू बीइंग अ रियल्टर योरसेल्फ, कि आप लोग कैसे फिर आपने मैनेज किया, मतलब या कैसे उस टाइम पे सब लोग। ये भी एक और स्टोरी मैं सुनाता हूँ आपको, मुझे याद आई जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था। क्योंकि कोई फंसा हुआ पेमेंट या ऐसी चीजें जब ये तो बहुत होता है ना, बहुत होता है। तो जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था, मेरे उस दिन मेरी कजिन सिस्टर की रिसेप्शन थी, 8th of November। तो मैं और गोल्डी मेरा पार्टनर जो है, हम चुन्नी लेके चल रहे हैं। हमारी सिस्टर नीचे वॉक कर रही है, चुन्नी के नीचे ना, हम उसको स्टेज तक लेके जा रहे हैं। और मेरे को फोन आ रहे हैं कि भैया नोट बैन हो गए हैं। मैंने कहा यार, मैं रख दो यार फोन। अच्छा, मुझे लगा ऐसी फेक न्यूज दे रहे हैं। अच्छा, हम लेके गए तो देखा, मेरे फ्रेंड ने आज तक, जी न्यूज, सबकी टीवी से ना फोटो लेके व्हाट्सएप करी हुई है मेरे को। अरे मैंने कहा यार तो सच में हो गए। मैंने बताया, मैं क्या ऐसे हो गए? और मैंने कहा चलो हो गए, कोई इशू नहीं था। अच्छा, हमारा क्या, हम बिल्डर्स का काम कर रहे हैं, तो हमारा मैक्सिमम सारा वाइट का ही है, ठीक है। तो उस दिन क्या हुआ, बहुत लोगों को फोन आने लग गए कि भैया आपकी पेमेंट देनी थी ना, वो दे दो, वो दे दें आपको, ठीक है ना। तो मैंने कहा यार, मैंने कहा भैया आपके पास नए नोट आ गए? कह रहे नहीं, अभी तो वही। मैंने कहा वो तो अमान्य हो गए। मोदी जी ने बोला है। मैं कहा वो तो कागज है। मैंने कहा भैया वो नहीं लूंगा मैं। तो ऐसा हुआ, देखिए ना, कुछ चीजें ली हुई थी, उसके मार्केट प्राइस गिर गए, तो लॉस भी हुआ, लेकिन पार्ट ऑफ लाइफ है। जो मैं आपको बताने वाला था, वो ये बताने वाला था, जब डीमोनेटाइजेशन हुआ तो हमें भी लगा कि अब रियल एस्टेट बिजनेस नहीं चलेगा, अब पता नहीं क्या होगा, ठीक है। तो हमने डिपार्टमेंटल स्टोर खोल लिया एक। अच्छा, हाँ। तो पीएम ग्रोसर्स के नाम से, पीएम ग्रोसर्स के नाम से हमारी प्रथम सोसाइटी है, उसके अंदर शॉप्स हैं। तो उसके अंदर हमने डिपार्टमेंटल स्टोर खोल लिया। तो हमें लगा यार अब तो नहीं चलेगा। फिर धीरे धीरे, क्योंकि नवंबर को डील नहीं हुई, दिसंबर को डील नहीं हुई, जैन में को डील नहीं हुई, फेब में को डील नहीं हुई। अच्छा, फेब में एक डील हुई, ठीक है। तो अब आपका एक्सपेंस तो है, अच्छा फिर आपके साथ इतने परिवार हैं, ठीक है ना। आप तो ये नहीं कह सकते भैया कि आपके साथ 10 साल से लोग काम कर रहे हैं। आप ये नहीं कह सकते कि भैया आप चले जाओ, तो आप अपना देखो। जो लोग काम करते हैं उनको सैलरी बेसिस पे करते हैं, दोनों पे काम कर रहे हैं, कमीशन पे भी काम कर रहे हैं, सैलरी पे भी काम कर रहे हैं। अब लेकिन देखिए, अगर कोई कमीशन पे भी काम कर रहा है और अगर उसका काम नहीं हुआ तो खाना तो खाएगा ना वो। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बेसिक अमाउंट इतना तो मिले कि उसका घर चल जाए। एग्जैक्टली, ठीक है ना। अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, और हमारे पास भी कैश इन हैंड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पैसे भी प्रॉपर्टीज में लगे हुए हैं, और प्रॉपर्टी सारी स्टक हो गई। तो हम खुद बहुत टाइट हो गए थे उस टाइम पे। तो हमने कहा यार कुछ तो करना है, डिपार्टमेंटल स्टोर खोल लिया। अब वो चला रहे हैं, ये भी चल रहा है, वो भी चला रहे हैं, क्योंकि कुछ कहीं से तो एक्सपेंसेस निकालने हैं ना। लेकिन बाय गॉड ग्रेस मार्च में फिर एक बार फ्लो बना, कुछ प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए, जहां से फिर दोबारा काम स्टार्ट हो गया। लेकिन 2017 भी कोई अच्छा था, लेकिन उसमें दो झटके और लगे। एक लगा जीएसटी आ गया। हाँ, जीएसटी, ठीक है ना। तो पहले जीएसटी नहीं था, तो पता चला जी प्रॉपर्टी के ऊपर 5% जीएसटी लगेगा, तो सारी कॉस्टिंग 5% महंगी हो गई। पहले प्रॉपर्टी पे जीएसटी नहीं लगता था। अच्छा, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पे किसी पे भी कोई जीएसटी नहीं एप्लीकेबल था। अब सारी प्रॉपर्टीज पे जीएसटी एप्लीकेबल हो गया। और अब लग रहा है, अब होता है। अब सब प्रॉपर्टी पे
तो जो भी कॉस्टिंग थी वो 5% महंगी हो गई। अब वो 5% महंगी हो रही है तो इम्पैक्ट तो कस्टमर की जेब पे आ रहा है। पहले वो अभी डिमोनेटाइजेशन देख चुका है, मार्केट थोड़ी स्लो है, 5% महंगी हो जाएगी तो एक डबल इम्पैक्ट हो गया। फिर आ गया रेरा। आपको भी रेरा, भाई ब्रोकर्स को भी रेरा रजिस्ट्रेशन कराना है, डेवलपर्स को भी कराना है। जब तक आप करोगे नहीं तब तक आप कुछ सेल नहीं कर सकते। ओके। नया नया था, कुछ पता नहीं था क्या डॉक्यूमेंटेशन करनी है, कहाँ करनी है, कैसे करनी है, कौन लोग है जो रेरा करवा देंगे, कहाँ फाइल करें, किससे मिले, नहीं पता था। सो इस पे आप बताइएगा भी सही कि कहाँ से होती है, हाउ यू वेंट अबाउट इट एंड होती कहाँ। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी है फरीदाबाद या हरियाणा की, अगर आप देखेंगे तो पंचकुला में है इसका डिपार्टमेंट जी। तो जब हमें लेटर मिला तो वैसे तो वो कुरियर कर देते हैं, लेकिन हम स्पेशल लेने गए, यार हमारा रेरा हो गया बड़े खुश थे हम, ठीक है ना। तो अब तो बहुत इजी प्रोसेस है, ठीक है ना। आप ऑनलाइन भी फाइल कर सकते हैं। अच्छा। आप डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन फाइल करिए या किसी भी लॉयर से आप फाइल करवा लीजिए, बहुत मिनिमम फीस लेंगे आपकी। आप डीडी बना के दीजिए, आप चेक बना के दीजिए फीस का, और आप अपने सारी इन्फॉर्मेशन जो आपको डालनी है, फॉर्म आप भरेंगे। अपनी जो पार्टनर्स हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसके डॉक्यूमेंट, हमारे पर्सनल डॉक्यूमेंट, KYCs, जैसे 2 डायरेक्टर हैं तो वो सब आप डालिए और इन्फॉर्म कीजिए तो मिल जाता है। सो कंज्यूमर्स को जो आपके पास आते हैं, जो बायर्स आते हैं, उनको रहता है पता रेरा के बारे में? अब सबको पता है, अब सबको पता है। कहता रहा हूँ अब जो ऑनलाइन इतना तेज हो गया। या एग्जैक्टली, सो सॉरी। या नो, फॉर यू इट इज अबाउट रजिस्ट्रेशन, फॉर देम इट इज अबाउट व्हाट, उनके राइट्स का थोड़ा सा। बिल्कुल देखिए अब जो रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स है ना, अगर कोई भी प्रोजेक्ट रेरा रजिस्टर्ड है तो इसका मतलब उसकी लीगैलिटी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना। और अब क्या है कि अगर आप रेरा रजिस्टर्ड नहीं है, बीइंग अ ब्रोकर और बीइंग अ डेवलपर, अगर आप डेवलपर हैं और अगर आप रेरा रजिस्टर्ड नहीं है तो आप अपना कोई भी यूनिट नहीं बेच सकते। ओके। आपको पहले क्या होता था, पहले बिल्डर प्री लॉन्च कर देते थे। प्री लॉन्च क्या होता था, लैंड ली और उस पर बेच दिया कि हम ये लेके आएंगे, एज्यूमिंग, ठीक है ना। कोई फ्लोर प्लान पास नहीं हुए, एज्यूम कर लेते थे कि ये जी 2 बेडरूम आ जाएगा 1400 स्क्वायर फीट में और 1800 में 3 बेडरूम आ जाएगा, और इन रेट्स पे हम बेच रहे हैं, बुकिंग्स इकट्ठी कर लेते थे। अब वो नहीं है। पहले प्री लॉन्च बैन हुआ, तब बिल्डर क्या करते थे कि पहले LOI आता था, लेटर ऑफ इंटेंट, फिर आता था लाइसेंस, गवर्नमेंट को फीस जमा कराते थे आप, फिर लाइसेंस आता था, उसके बाद बिल्डिंग प्लान पास कराने होते थे, तब आप लीगली बेच सकते थे। ओके। अब इसके बाद एक और चीज है, अब हो गया रेरा। ओके, मतलब ये सब तो है ही है, और इन एडिशन टू दैट रेरा। अब रेरा में क्या है, बिल्डर को ये लिख के देना है रेरा में कि वो क्या क्वालिटी बना के दे रहा है। ओके, ठीक है ना। क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या दे रहा है, अमेनिटीज क्या दे रहा है, कितने टाइम में पोजीशन दे देगा, सब कुछ रेरा में लिख के देना है। जो रेरा में लिख के देगा, अगर उसने कोई भी कंप्लायंस अपना पूरा नहीं किया तो रेरा उसके अगेंस्ट एक्शन लेगा। ओके, एंड व्हाट आर द एक्शंस लाइक? वो उस पर पेनल्टीज लगा सकता है। अच्छा, पेनल्टीज, लाइसेंस उसका कैंसिल कर सकता है, लाइसेंस भी कैंसिल, कुछ भी कर सकता है। ओके, उसको जेल में डाल सकता है। हाँ, सब अथॉरिटी है। ओके, रेरा को पूरी अथॉरिटी है, जैसे कोर्ट को अथॉरिटी है, रेरा डिपार्टमेंट को पूरी अथॉरिटी है। ओके, या तो अब डेवलपर्स तब से डर गए हैं, और ये मार्केट ऑर्गेनाइज्ड हो गया उसके बाद से। पहले ये अनऑर्गेनाइज था, पहले कोई भी डेवलपर बन जाता था, हवा में यूनिट्स बेच देते थे। हमने इतने सुने हैं कि इतने स्कैम्स हुए हैं, फ्रॉड हुए हैं, वो इसीलिए होते थे। In fact, वही मतलब I'll bring that reference of the movie घोसला का घोसला। हाँ। मतलब उस टाइम पे ऐसा था कि लोग एक्चुअली डरे होते थे कि प्रॉपर्टी डीलर्स, मतलब प्रॉपर्टी करना है ये वो, एंड बहुत मतलब I mean it might sound absurd and थोड़ा सा ऐसा मेरे साथ भी हुआ है, लेकिन लोगों को लगता था कि ये बहुत मतलब दबंगई वाला प्रोफेशन है। हाँ। देखिए, पहले अगर आप किसी के बारे में सोचते हैं कि आज से 20 साल पहले चले जाइए, कोई बताता है कि ब्रोकर या रियल एस्टेट कंसल्टेंसी, तो ये वर्ड नहीं होते थे। डीलर हैं, ठीक है, डीलर हैं। तो वो इतना चीप वर्ड लगता है सुनने में ना। अभी भी कोई बोल देता ना आप डीलर हो, अरे बड़ा चीप वर्ड लगता है यार, ठीक है। तो पहले क्या होता था कि ये बोला जाता था, आप इमेजिन कर लेते थे अगर कोई ब्रोकर है
तो उसके 4 बटन ऊपर से खुले होंगे, एक मोटी सी चेन होगी, 4-5 अंगूठियां होंगी, मोटा सा कड़ा होगा। बॉम्बे रानी एक्चुअली पोर्ट्रेट हाँ ठीक है ना, और ऐसे करके बैठे होंगे। पोर्ट्रेटेड सो वेल, एक्चुअली बिलीव। अच्छा, और उनकी इंस्पिरेशन रियल लाइफ से आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। So, तो होता था ऐसा, to and fro, yeah. जो मूवी में दिखाया है वो एग्जैक्टली होता था ऐसा, था। बिल्कुल ऐसा होता था। ठीक है ना, इलीगल कब्जे हो जाते थे लैंड पे, कोई भी लैंड दिखा के बेच, ये सब होता था, ये एक्चुअल है। कोई मूवी कोई वैसे नहीं बनी, कहीं ना कहीं रेफरेंस लेके मूवी बनी है। Exactly. और इमेज भी ऐसी थी। फिर जब से प्राइवेट डेवलपर्स आए ना, ये मार्केट ऑर्गेनाइज्ड हो गया। ठीक है, इसमें पढ़े लिखे लोग आने लग गए। अब आप देखोगे IITians, IIM से जो पढ़े हुए हैं वो आज रियल एस्टेट का बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ। And everybody is advocating investing in real estate. मैंने देखो एक कोट था, मुझे सही से याद नहीं आ रहा कि किसका है। एक कोट था कि जितने भी मिलियनर्स हैं ना या बिलियनर्स हैं, वो किसी बिजनेस से नहीं बने, वो बिजनेस में अपना पैसा कमा के ना लैंड में लगाया उन्होंने, वहां से वो उनका जो पोर्टफोलियो है ना वो बड़ा है। Exactly. आप किसी भी बड़ा कोई भी बिजनेस आप उठा लीजिए, या तो उसने स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया है या रियल एस्टेट में पैसा लगाया है। कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है जिससे वो उनके पैसे इतने, आज हम सुनते हैं ये 20 लाख करोड़ का हो गया, ये 30 लाख करोड़ का है, तो वो 20 लाख 30 लाख करोड़ उनकी इंडस्ट्री से नहीं कमाया उन्होंने, वो पैसा कमा के या तो उन्होंने रियल एस्टेट में लगाया या स्टॉक मार्केट में लगाया है। जो पहले वाले लोग थे हमारे से प्रीवियस मतलब हमारे मम्मी पापा के भी, और जो हमारे ग्रैंडफादर लोग हैं, उन लोगों ने वही है कि जो प्रॉपर्टी तब की लेके रखी है, बिल्कुल रीपिंग द बेनिफिट्स ऑफ दैट थिंग। हाँ। आज की जनरेशन तो आई थिंक बड़ा मुश्किल हो जा रहा है, बहुत मुश्किल है आज प्रॉपर्टी बनाना। ये तो उस टाइम की है जो कहते हैं जो पुराने रिच चले आ रहे हैं, जो रिच क्लास आ रही है, राइट, थ्रू प्रॉपर्टी आ रही है। बिल्कुल। ये जो ग्रेटर फरीदाबाद है हमारा, ये 2001 से यहाँ पे बिल्डर्स आना स्टार्ट हो गए थे। इनिशियली 4 लाख रुपीज एकड़ था यहाँ पे रेट। अच्छा, ठीक है ना, आज 20 करोड़ रुपीज एकड़ है। और ये हम टेंटेटिवली कौन से टाइम की बात कर रहे हैं जब 4 लाख 2002? ओके। तो इन द लास्ट 20 इयर्स 4 लाख से 20 CR हो गया। ठीक है ना, तो आप ये इम्पैक्ट देखिए, मतलब क्या ग्रोथ है। मैं आपको बताता हूँ, मैंने आपको बताया मेरे फादर का इंटीरियर्स का काम था, तो हमारे यहाँ पे एक लड़का काम करता था, विनोद। उसकी सैलरी थी 4200। उसकी तब लैंड बिकी थी 16 CR की। ओके, ठीक है ना, तो तब से रईस हो गया वो, काम छोड़ दिया उसने। क्या और क्या रिक्वायरमेंट है? आज से 3 साल पहले मेरे पास एक ड्राइवर था जो काम करता था, सैलरी लेता था कोई 4 साल 4-5 साल 4 साल सैलरी लेता था 12,000 रुपीज। मेरे को लैंड दिखाने ले गया कि भैया हमारे ना यहाँ पे लैंड खरीद रहे हैं, बिल्डर मांग रहे हैं। ग्रेटर फरीदाबाद में लैंड थी। वो 3 भाई थे। आप सोच सकते हैं उस लैंड की कॉस्ट क्या होगी? नहीं, I don't want to quote any figure. 200 CR. 200 CR. ट्रिपल फिगर्स में। या, और वो 1/3 पार्टनर था। नहीं, मैं नहीं सोच मेरे यहाँ 12,000 की जॉब कर रहा था। तो आप सोचिए कि मतलब 66 CR का उसका हिस्सा है और वो जॉब कर रहा था। तो लैंड ने तो ऐसे, आप देखो ना कहां से कहां पहुंचा दिया। एग्जैक्टली। तो ये रियल एस्टेट में हो सकता है और कहां होगा? अच्छा, अभी भी जो लैंड वो लेगा, अब अभी वो लैंड है एकर्स में, जो बिल्डर लेंगे उसको या तो पर स्क्वायर यार्ड बेचेंगे या वर्टिकली ले जाएंगे, बिल्ट अप कर देंगे तो पर स्क्वायर फीट बेचेंगे। तो वो जो 200 एकर्स की लैंड है वो हो सकता है, जो 200 करोड़ की लैंड है वो 2000 करोड़ की बिकेगी जब उस पर इंफ्रास्ट्रक्चर बना देंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। तो आप वो कॉस्टिंग देखिए, मतलब मल्टीप्लिकेशन देखिए कि क्या हो रहा है। तो आपको स्कोप ज्यादा कहाँ लग रहा है? पर स्क्वायर फीट वाले में ज्यादा स्कोप लग रहा है या स्क्वायर यार्ड वाला? लैंड की बात कर रहे हैं आप। लैंड आप मतलब अगर मैं सही समझ रहा हूँ तो आप ये पूछना चाहते हैं कि लैंड में ज्यादा स्कोप है या फ्लैट में? हाँ, मतलब कौन से, वही जो आपने बताया, जो आपने डायमेंशंस बताए हैं जी, ऑफ कोर्स, लैंड वर्सेस जो फ्लैट्स एंड फ्लोर्स हैं। फ्लैट्स को हम हमेशा पर स्क्वायर फीट में देखते हैं। हाँ, और लैंड तो जो है फॉर्मेट में ग्रोथ का स्कोप ज्यादा है। देखिए, हमेशा से
मैं दर्शकों को भी आपके बताना चाहूंगा कि हाँ, और अगर आप सेंटर एरिया ले लें, सेंटर ऑफ एनसीआर तो ये 200 किलोमीटर ऑफ रेडियस काउंट कर लेते हैं दिल्ली का, लेकिन आप एक्चुअल अगर एनसीआर देखिए 30-40 किलोमीटर ऑफ दिल्ली रेडियस, तो ये लैंड बहुत कम बची है, वैकेंट लैंड है ही है नहीं, ही नहीं। ठीक है ना। सब पे मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट्स बन गए हैं या प्लॉटेड डेवलपमेंट हो चुकी है, तो लैंड बहुत लिमिटेड है। तो अगर आपका बजट है तो आर जोन में, आर जोन मतलब रेजिडेंशियल जोन, ओके, जो लैंड एग्रीकल्चर थी उसको मास्टर प्लान के तहत बदल दिया गया है, आर जोन में कर दिया गया है। अगर आपका बजट है तो गो फॉर आर जोन लैंड, एकर्स में लैंड खरीदिए, ओके, ठीक है। अगर आप एकर्स में नहीं खरीद सकते तो आप यार्ड्स में लैंड खरीदिए। आप 100 स्क्वायर यार्ड, 200, 500, 1000 स्क्वायर यार्ड्स का प्लॉट खरीदिए। अगर आप वो नहीं कर सकते तो आप अपार्टमेंट ले लीजिए, फ्लोर ले लीजिए, कमर्शियल ले लीजिए, बिल्टअप मतलब बिल्टअप कोई भी प्रॉपर्टी ले लीजिए, वो आप कर सकते हैं। ओके, उतना एप्रिसिएशन कम आएगा। जो बिल्टअप प्रॉपर्टी है ना नेहा, वो टाइम के साथ ना पुरानी होती है, डिप्रिशिएट होएगी, डेप्रिशिएट तो नहीं नहीं होगी, बोल सकते, एप्रिसिएशन होता है, हाँ, हाँ, लेकिन टाइम के साथ उसकी एज बढ़ती है, क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन विल गो डाउन, एज बढ़ती है ना, राइट, ठीक है ना। जो प्लॉट है ना, टाइम के साथ वो और जवान होती है। प्लॉट जवान होगा, प्लॉट उल्टा जाएगा, ठीक है ना। अब कैसे जाएगा उल्टा, इसके पीछे मैथ्स है। एक आप अपार्टमेंट ले लीजिए जिसमें आप रह रहे हैं, उसकी लाइफ होगी कोई 40 इयर्स, 50 इयर्स, 60 इयर्स। तो जितना टाइम जाता रहेगा उसका बिल्डिंग की हालत खराब होती जाएगी, तो एप्रिसिएशन तो आएगा, क्योंकि वो तब तक सेंटर पॉइंट ऑफ सिटी बन चुका होगा। अगर हमने आउटस्कर्ट्स में ही लिया है, आउटस्कर्ट्स में लिया है मान के चलिए सिटी के, लेकिन वो अगले 20 साल में वो सिटी के अंदर आ जाएगा, उसके आसपास की एमिनिटीज बढ़ जाएंगी, आसपास सारा इकोसिस्टम डेवलप हो जाएगा। सारा डेवलप हो जाएगा। लेकिन अगर आपका वही प्लॉट है तो प्लॉट के साथ भी ये सब हुआ होगा, उसके आसपास सारा इकोसिस्टम डेवलप हो गया होगा। उसके साथ एक और नई चीज हुई होगी उसके साथ, FAR। FAR का पता है आपको? नहीं, FAR बताता हूँ मैं आपको, नहीं आपके दर्शकों को भी बताता हूँ। हाँ प्लीज। FAR होता है फ्लोर एरिया रेशियो। ओके, ये क्या होता है? फ्लोर एरिया रेशियो होता है कि आप अपने प्लॉट में कितना एरिया बिल्टअप कर सकते हैं। आज से 5-7 साल पुराने चले जाएं तो हरियाणा में FAR होता था 1.5 या 150 बोल लीजिए आप। आपने सुना था कि पहले 2.5 मंजिल बनती थी, कि 2.5 मंजिल पास होती थी हुड्डा सेक्टर्स में, सिर्फ 2.5 मंजिल बनती थी। तो 2.5 मंजिल क्या होती थी कि 60% ग्राउंड कवरेज है। तो अगर आपका 100 गज का मकान है तो आप 60 गज ग्राउंड कवर करेंगे, 60 फर्स्ट करेंगे और 2.5 मतलब 30 सेकंड करेंगे। ओके, तो 60 + 60 + 30 इज इक्वल टू 150, राइट, ठीक है ना। तो टोटल आप 150% ऑफ द प्लॉट आप बिल्टअप कर सकते थे। फिर ये 150 वाला बढ़ के 1.75 हो गया, फिर ये बढ़ के 2 हो गया, फिर ये बढ़ के 2.25 हो गया, फिर ये बढ़ के 2.64 हो गया। और पहले जो 2.5 मंजिल बनते थे वो स्टिल्ट +3 हुए, फिर स्टिल्ट +4 हुए। लेकिन लास्ट ईयर अभी एक हरियाणा गवर्नमेंट ने, क्योंकि एक केस चल रहा था पंचकूला का कोर्ट में, तो हरियाणा गवर्नमेंट ने उस पर स्टे कर दिया, स्टिल्ट +4 को अभी रोक के अभी स्टिल्ट +3 चल रहे हैं। लेकिन उसके लिए एक कमेटी बनाई है स्टिल्ट +4 दोबारा पास होने के लिए, तो वो लगता है बहुत जल्दी हो जाएगी, नई सेक्टर्स में हो जाएगी। किस पे रेशो चेंज होती है? FAR ये गवर्नमेंट करती है। ये कैसे करती है? वो देखती है कि हाउसिंग की नेसेसिटी, अब हाउसिंग की नेसेसिटी बढ़ती जा रही है, लैंड स्कैर्सिटी है, हाँ, तो उसी पे ऊपर लेते जाएंगे। तो वो रेशो एक्सपैंड करनी अब आप सोचो, अगर आपका एक प्लॉट था 10 साल पहले और आपने वो वैकेंट रखा हुआ था, उस 10 साल पहले उस प्लॉट पे अगर 1500 स्क्वायर फीट एरिया बन सकता था, तो आज उसी प्लॉट पे आप 2800 स्क्वायर फीट एरिया बना सकते हो। तो प्लॉट तो जवान हुआ ना टाइम के साथ, एग्जैक्टली, उसका बिल्टअप एरिया बढ़ गया, हाँ, ठीक है ना, सॉरी, तो उसका बिल्टअप एरिया बढ़ गया। हाँ, हाँ, और वही अपार्टमेंट है
तो उसका एरिया तो वही Limited है है। और कंस्ट्रक्शन वीक हो गई, न्यू क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन आ चुकी है, मार्केट में नया ट्रेंड आ चुका है, ओल्ड स्ट्रक्चर्ड है वो, ठीक है ना, ओल्ड फैशन प्रॉपर्टी है, वो कोई नहीं लेना चाहता। वो कोई ले जाता अब लोग नई चीजें लेना चाहते हैं। आज हमारे यहाँ पे क्या है, मतलब इंडिया में यूथ ही यूथ है, तो हर एक को नई चीज चाहिए, ठीक है ना, मतलब इस वक्त मार्केट लग्जरी, अल्ट्रा लग्जरी यही चल रहा है। एग्जैक्टली। तो पुरानी प्रॉपर्टीज कौन लेना चाहेगा उस टाइम पे? तो लैंड होंगे, बायर्स होंगे, लेकिन लैंड जो है ना वो एनी टाइम बहुत ही बढ़िया इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। आज FAR 2.64 है, कल को बढ़ के 3 हो जाएगी, 4 हो जाए, 5 हो जाए, किसको क्या पता। ठीक है ना? आने वाले 20 सालों में अगर FAR यहाँ पे 5 होगा तो आप सोचो ना, आपको ग्रोथ तो जो लैंड की ग्रोथ होगी उसके अलावा FAR की भी ग्रोथ हो रही है। एग्जैक्टली। तो बिल्टअप जो आज 2.64 है, अगर तब 5 हो गया तो आपका एक मनी तो लैंड में जो बढ़ेगा, अगर मान के चलो 4 गुना लैंड की कॉस्ट बढ़ गई तो बिल्टअप की कॉस्ट भी डबल हो रही है, तो आपकी 8 गुना बढ़ जाएगी। 8 गुना बढ़ जाएगी। एग्जैक्टली। ठीक है ना? तो ये चीज कोई नहीं सोचता। हाँ। सो बिटवीन अगर 2 सिनेरियोज है, एक होता है कि किसी भी सिटी की आप प्राइम लोकेशन पे एक फ्लैट है, एकदम लग्जूरियस फ्लैट है, वीज़ावी कोई आउटस्कर्ट्स पे प्लॉट है। बिटवीन द 2 सिनेरियोज व्हिच विल बी अ बेटर इन्वेस्टमेंट? देखिए, आपको ना इन्वेस्टमेंट अगर करनी है तो मैं फिर कहूंगा लैंड में कीजिए। ओके। शॉर्ट टर्म में अगर आप देखोगे तो वो अपार्टमेंट की वैल्यू ज्यादा अप्रिशिएट होगी। इफ यू आर अ लॉन्ग टर्म यूजर, ठीक है ना, तो तब तक और आपको ये देखना चाहिए कि वहां पे क्या क्या अमेनिटीज आने वाली हैं, क्या गवर्नमेंट की क्या प्लानिंग है, इन फ्यूचर क्या प्लानिंग है। और आपका अगर विजन है कि मैंने 20 साल रखना है तो आपको अगले 20 साल का विजन देखना पड़ेगा कि क्या प्लानिंग है। तो अगर आपको लगता है आपके लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल पे भी डिपेंड, बिल्कुल डिपेंड करती है, और उसमें भी आपको देखना पड़ेगा कि वहां पे क्या होने वाला है। ऐसी ही चीजों के लिए हम बने हैं, ठीक है ना, तो हम बताएंगे, हमें पता है, ठीक है ना, तो हम हमसे मिलिए, हम नॉलेज शेयर करेंगे कि आपको कहाँ करना चाहिए, ठीक है ना। वहां पे क्या कोई बड़ा डेवलपर आ रहा नहीं आ रहा, क्या वहां पे 20 साल में वो इकोसिस्टम बन जाएगा जो आज सिटी में है। अगर आज सिटी में है, कल क्या 20 साल में वो सिटी का सेंटर पॉइंट बन जाएगा। सिटी का ना सेंटर पॉइंट हर 10 साल में चेंज होता है। आप गुड़गांव की बात करिए, कभी सेंटर पॉइंट MG रोड था, इफ्को चौक था, कभी गोल्फ कोर्स रोड है, अब नेक्स्ट सेंटर पॉइंट बनने वाला है क्लोवर लीफ। अगले 10 साल में आप सुनेंगे कि क्लोवर लीफ गुड़गांव का सेंटर पॉइंट है। तो ये तो गवर्नमेंट जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर आगे बढ़ाती रहेगी, उनकी प्लानिंग के हिसाब से सेंटर पॉइंट चेंज होता रहेगा, और उसी हिसाब से वहां पे डेवलपमेंट होती रहेगी, और प्रॉपर्टी अप्रिशिएट करती है। एंड फ्लाईओवर्स की कंस्ट्रक्शन एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, इंफ्रा से ही बढ़ता है। और इंफ्रा पे अभी कुछ था जहां पे मोदी जी ने शायद से इनॉग्रेशन, जी मोदी जी ने इनॉग्रेशन किया है, वो द्वारका एक्सप्रेसवे का है। वो क्लोवर लीफ से वही द्वारका एक्सप्रेसवे कनेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। क्लोवर लीफ क्या है, NH48, एक साइड NH48 है, एक साइड SPR है, और एक साइड द्वारका एक्सप्रेसवे है, इनको कनेक्ट करता है। तो अभी मोदी जी ने इनॉग्रेशन किया है, और इतना वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेसवे बनाया है, मतलब आप इंडिया में देख के दिल खुश हो जाएगा कि क्या एक्सप्रेसवे बनाया है। और सारा एलिवेटेड, हाँ, बहुत ही अमेजिंग बनाया। और मतलब वो कहते हैं कि अगर आप दुबई से वाकिफ हैं तो शेख जायद रोड है दुबई में, ठीक है ना, उसी के आसपास सारी डेवलपमेंट्स हैं, डाउनटाउन ये सब उसी पे है। तो स्ट्रेट रोड है, तो कहते हैं कि द्वारका एक्सप्रेसवे वुड बी द नेक्स्ट शेख जायद रोड ऑफ गुड़गांव। या तो क्योंकि लीनियर डेवलपमेंट है। लीनियर डेवलपमेंट को समझते हैं आप? नहीं, आप समझाएं हमें लीनियर डेवलपमेंट। देखिए नेहा, लीनियर वर्ड से पता लगता है लाइन, लीनियर है, सिंगल लाइन डेवलपमेंट। डेवलपमेंट्स जो है ना, मेजरली 3 तरीके की डेवलपमेंट्स हैं जो इन एंड अराउंड हो रही हैं। ये अब रियल एस्टेट में, रियल एस्टेट की बात कर रहा हूँ, मैं रियल एस्टेट की बात कर रहा हूँ। कहीं भी लोग कैसे बसते हैं, कैसे बसाए जाते हैं, या तो लीनियर डेवलपमेंट होती है। मैं बताऊंगा कि डिफरेंस क्या है। एक होती है सर्कुलर डेवलपमेंट, एक होती है सेक्टोरियल डेवलपमेंट। ओके। लीनियर डेवलपमेंट बहुत इजी है। आपने एक 10 किलोमीटर का स्ट्रेच लिया, स्ट्रेट लाइन है, उसके लेफ्ट में 500 मीटर, राइट में 500 मीटर। एग्जाम्पल है, 500 मीटर हो सकता है, 200 हो सकता है, 100 हो सकता है, 1 किलोमीटर हो सकता है। और
पूरे उस रोड के दोनों ओर आपने डेवलपमेंट कर दिया, दैट इज कॉल्ड लीनियर डेवलपमेंट। ओके, ये सबसे फास्ट डेवलपमेंट का, किसी भी जगह सबसे फास्ट डेवलपमेंट का तरीका है ये। और इसके कुछ एग्जांपल्स बता सकते हो? शेख जायद रोड है सबसे पहले, शेख जायद रोड है, गोल्फ कोर्स रोड है, ओके ठीक है ना, एमजी रोड है, ओके, लेकिन गुड़गांव ये गुड़गांव की, Okay. लेकिन ये छोटी रोड्स हैं, ओके, ठीक है ना। 2 किलोमीटर का स्ट्रेच है, 5 किलोमीटर का स्ट्रेच है, लंबे स्ट्रेच जो द्वारका एक्सप्रेस से बन रहा है, दैट इज 21 किलोमीटर। तो इसमें क्या होता है, एरिया बहुत जल्दी बसता है, बसा हुआ लगता है। कैसे लगता है कि, और जो लोकेशन है ना वो बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती। अगर आप एक प्रॉपर हाईवे बन गया, तो अगर वो इधर है या 5 किलोमीटर आगे है, तो ट्रेवल टाइम तो 2 मिनट्स 2.5 मिनट्स है। Exactly. आप 120 की स्पीड पे जा रहे हो तो 5 किलोमीटर का मतलब 2.5 मिनट है, हाँ, ठीक है ना। और अब फर्क क्या पड़ता है कि हाईवे से अंदर कितना है, हाईवे से 500 मीटर अंदर है या 2 किलोमीटर अंदर है, 5 किलोमीटर अंदर है, वो डिफरेंस है। अगर दोनों साइड 500 मीटर गैप पे ही डेवलपमेंट हो रही है, तो डेवलपमेंट कितनी फास्ट है, और वो पूरे हाईवे पे डेवलपमेंट हो सकती है। बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता कौन से सेक्टर में है, कौन से एरिया में है, इनिशियल पड़ रहा है सिटी से बिल्कुल पास पड़ रहा है, या 2 किलोमीटर आगे पड़ रहा है, 5 किलोमीटर आगे पड़ रहा है, क्योंकि ट्रेवल टाइम कुछ नहीं है। तो लीनियर डेवलपमेंट कहीं भी आप देखोगे तो बहुत फास्ट होती है, उसका रियल एस्टेट पेस बहुत तेज होता है, उसमें एप्रिसिएशन बहुत ज्यादा होता है। ओके, फिर डेवलपमेंट होती है सर्कुलर डेवलपमेंट। आप तो यहीं से हैं, तो इसका बेस्ट एग्जांपल है दिल्ली। ओके, आप दिल्ली में देखेंगे तो क्या होता है, पहले एक एरिया में लोग बसते हैं, टाइम के साथ ऐसे एक्सपैंड करते हैं इन सर्कुलर वे। आप दिल्ली में देखेंगे तो एक रिंग रोड है, हाँ, एक आउटर रिंग रोड है, राइट अब राइट, उसके अलावा भी एक और बना रहे हैं, ठीक है। तो वो सर्कुलर डेवलपमेंट है, हम ऐसे बढ़ रहे हैं। फिर थर्ड डेवलपमेंट आती है, दैट इज सेक्टोरियल डेवलपमेंट। हम फरीदाबाद में रहते हैं, आप नोएडा में हैं, गुड़गांव में भी है सेक्टोरियल डेवलपमेंट, जहाँ सेक्टर्स काट दिए जाते हैं, सेक्टर्स, ओके, ठीक है ना। अब आप, हाँ, क्योंकि नए नए सेक्टर्स जो पहले एग्जिस्ट नहीं करते थे अब है। अब ग्रेटर फरीदाबाद की बात करेंगे तो हम 81 सेक्टर में बैठे हुए हैं, सामने हमारे 14 और 15 सेक्टर पड़ता है, जो सबसे पॉश एरिया है। आप ग्रेटर फरीदाबाद की बात करें, अब हम सेक्टर 81 में बैठे हुए हैं, ये बिल्कुल पैरेलल है सेक्टर 14 एंड 15 के। अब ग्रेटर फरीदाबाद सेक्टर 75 से 89 तक है जो रेजिडेंशियल सेक्टर्स हैं, एक्सेप्ट सेक्टर 79 जो कि कमर्शियल सेक्टर है। अब यहाँ डिपेंड करता है कि कौन से सेक्टर कितना पास है एग्जिस्टिंग सेक्टर के मास्टर प्लान के हिसाब से, क्योंकि सेक्टोरियल डेवलपमेंट है, जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड पुराने सेक्टर्स हैं। तो जो 81 सेक्टर है वो सबसे पॉश है ग्रेटर फरीदाबाद का, राइट, ठीक है ना, क्योंकि ये पुराने पॉश सेक्टर्स के साथ लगा हुआ है। अब जैसे जैसे पीछे जाते जाएंगे, क्योंकि यहाँ डेवलपमेंट क्या हो रही है, सेक्टर वाइज हो रही है। पहले एक सेक्टर बन गया, डेवलप हो गया, वहां पे बसावट आ रही है, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में। तो सेक्टोरियल डेवलपमेंट को बसने में बहुत टाइम लगता है। अगर ये लीनियर डेवलपमेंट होती, स्ट्रेट लाइन होता, तो दोनों और बड़ी जल्दी बस जाता, एग्जैक्टली, ठीक है ना। उसको बसाना आसान है, बिल्डर्स को डेवलप करना आसान है। एरिया आप एक बड़ा एरिया ऐसे फैला के दे देंगे और एक लाइन में डेवलपमेंट देंगे कि भैया लेफ्ट राइट आप डेवलप करो, तो कस्टमर्स को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इजी टू अप्रोच है, ठीक है ना। तो ये डिफरेंस आता है सर्कुलर डेवलपमेंट, लीनियर डेवलपमेंट और सेक्टोरियल डेवलपमेंट में। तो इसमें प्रॉपर्टी के रेट्स में डिफरेंस आता है। एप्रिसिएशन जो है वो सबसे तेज जो है एप्रिसिएशन वो होती है लीनियर डेवलपमेंट में, सबसे तेज और सबसे तेज, ज्यादा, सबसे ज्यादा एप्रिसिएशन और सबसे तेज एप्रिसिएशन एंड डेवलपमेंट वो होती है लीनियर में। फिर सेक्टोरियल और सर्कुलर तो अब कहीं भी नहीं हो रही, ये तो दिल्ली पुराना बसा हुआ है, तो हो गया। कनॉट प्लेस वाला जो एरिया है वो थोड़ा सर्कुलर ब्रिटिश टाइम का है। वो नहीं, आप पूरा दिल्ली भी अगर आप देखेंगे ना, तो दिल्ली सेक्टोरियल नहीं है। आप दिल्ली में देखिए ना कहाँ सेक्टर्स हैं, दिल्ली में सेक्टर्स नहीं है, ठीक है ना। दिल्ली में आप द्वारका साइड या रोहिणी साइड चले जाएंगे, जनक, वहां पे सेक्टर्स हैं, नहीं तो सेक्टर्स नहीं था, वहां सेक्टोरियल डेवलपमेंट नहीं थी, वहां सर्कुलर डेवलपमेंट थी। उस सर्कुलर में कहीं कहीं सेक्टर्स, इंटरनल सेक्टर्स आ गए, लेकिन ऑल ओवर सिटी की अगर आप डेवलपमेंट देखेंगे तो वो ये इस तरीके से सर्कुलर डेवलपमेंट है। तो जैसे वहां पे सेक्टर्स की आपने बताई दिल्ली में नहीं है, और यहाँ पे आप फरीदाबाद हो जाए या गुड़गांव हो जाए या नोएडा यहाँ पे है, तो आपको लग रहा है इससे फर्क पड़ रहा है कि अब अप्रिसिएशन और प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट ग्रोथ की बात होती है तो गुड़गांव की बात ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू दिल्ली? हाँ, बिल्कुल 100% रिलेटेड। देखिए सर्कुलर डेवलपमेंट में क्या होता है, अनऑथराइज्ड, ठीक है ना, इलीगल कंस्ट्रक्शंस ये बहुत ज्यादा होती हैं।
आप समझिए सेक्टोरियल जो सर्कुलर डेवलपमेंट है ना, आप उस समझिए कि उस डेवलपमेंट का कोई माई बाप नहीं है। अपने हिसाब से लोग बढ़े जा रहे हैं, प्लान्ड वे नहीं है। प्लान्ड वे नहीं है, ठीक है। अगर प्लानिंग होगी तो या तो लीनियर होगी या सेक्टोरियल होगी, राइट। सर्कुलर प्लानिंग नहीं होगी। कोई प्लानिंग के हिसाब से सर्कुलर डेवलपमेंट नहीं हो रही। सर्कुलर डेवलपमेंट तो आप अब देखेंगे तो कहीं भी नहीं हो रही। डेवलपमेंट या तो सेक्टोरियल हो रही है या लीनियर हो रही है, ठीक है ना। सेक्टोरियल के अंदर लीनियर हो जाती है या लीनियर के अंदर ही फिर सेक्टर्स बन जाते हैं अंदर। तो इस तरीके की ये 3 डेवलपमेंट्स होती हैं, राइट। या और यहाँ पे अगर हम एनसीआर की बात करें, अच्छा सबसे पहले आप ये बताइए कि पूरा मैक्रो लेवल पे पहले लेके आते हैं, फिर हम आते हैं एनसीआर पे आते हैं। तो इंडिया की अगर आप देखा जाए तो रियल एस्टेट मार्केट, ब्रोकरेज मार्केट कितनी बड़ी है? बहुत बड़ी है। ओके। आप सोच नहीं सकते ये इतनी बड़ी मार्केट है की मार्केट है। रियल एस्टेट हमारे जीडीपी में मेजर कंट्रीब्यूशन देता है, ठीक है ना, बहुत ही मेजर कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में। तो रियल एस्टेट एक वो सेक्टर है, अगर जिसको आप, बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज है जो रियल एस्टेट पे चल रही है जी। आप चाइना देखो, चाइना पिछले 30 साल में अगर आप देखोगे, फ्रॉम 1991 जब हमारे यहाँ रेवोल्यूशन आया था, चाइना में 1991 में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, तब से लेकर टिल 2021 30 इयर्स रियल एस्टेट का मार्केट ऐसा था। सिर्फ 1 साल है जिसमें डिप रहा है, नहीं तो 29 इयर्स कॉन्स्टेंटली मार्केट बढ़ा है। ओके। यहां अभी पिछले 4 साल से मार्केट बढ़ रहा है तो लोगों को लग रहा है अब तो बबल है जी, ये अब ये फटेगा। हाँ, exactly. अब बबल है। हाँ। ठीक है ना। 2 चीजें चल रही हैं, एक कुछ लोग हैं जिनको बबल लग रहा है, हाँ, कुछ लोग हैं जिनको लग रहा है, जिनको फोमो हो गया है। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। यार मैं रह गया, इसने भी पैसे कमा लिए, इसने भी कमा लिए, इसने भी कमा लिए, मेरे बॉस ने भी कमा लिए, मेरे जूनियर ने भी कमा लिए, सबकी प्रॉपर्टीज बढ़ गई, मैं रह गया। अब जो रह गया वो या तो लेना चाह रहा है या वो अरे नहीं जी बबल फटेगा, फट नहीं रहा, वो बहुत चाह रहा है। ठीक है ना। तो अगर ये बबल होता, आप देखोगे 4 साल ना, मुझे 17 साल हो गए रियल एस्टेट में, 4 साल ऐसे कोई नहीं गए जब 4 साल लगातार प्रॉपर्टी बढ़ रही हो। अब 4 साल हो जाएंगे, अब 4 साल हो जाएंगे, जुलाई में 4 साल हो जाएंगे। फर्स्ट वेव ऑफ पैंडेमिक के बाद जुलाई से मार्केट स्टार्ट हो गया था तेज होना, और अब 4 साल हो जाएंगे। 4 साल लगातार ग्रोथ कभी भी रियल एस्टेट में मैंने पिछले 17 सालों में नहीं देखी है। ये क्यों हो रही है? क्या सिर्फ ये फोमो इफेक्ट से, या एक इंडियंस का इमोशनल अटैचमेंट भी रहता है रियल एस्टेट को लेके, ठीक है ना। हर यहाँ पे इमोशनली ज्यादा अटैच्ड है, हर बंदा चाहता है कि मेरा अपना घर हो, ठीक है। इस बारे में भी मैं बात करना चाहती हूँ कि ये हमारा जो ट्रेडिशनल वे ऑफ थिंकिंग है कि हम अपने हर एक का है सपना, अपना घर हो, मतलब whatever, ऐसा टैगलाइन जा रही थी किसी एक बिल्डर की। तो आजकल मैं देख रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा माइंडसेट कहीं ना कहीं कुछ लोगों से सुनने में आता है कि अरे क्यों इन्वेस्ट करना है अपने घर में, है ना, रियल एस्टेट तो मतलब हम इतना पैसा होम लोन में क्यों दें जी, है ना, तो रेंट पे ही ले लेते हैं। ये वही लोग हैं ना, मैंने बताया ना आपको, जो फोमो इफेक्ट में रह गए हैं। हाँ, ये वही लोग हैं जो चाह रहे हैं किसी भी तरह का मार्केट गिरे। हाँ, मैं आपके उस क्वेश्चन पे आता हूँ। हाँ, पहले मैं ये कंप्लीट करता हूँ कि अगर आप देखेंगे ये जो हो रहा है ना, ये हो क्यों रहा है? हाँ, आप ये रियल एस्टेट इतना बढ़ रहा है, क्या वजह है? एक तो पैंडेमिक ने पूरे वर्ल्ड में लोगों को बता दिया कि घर की इंपॉर्टेंस क्या है। जब लोग घर में रहे तो लोगों को पता लग गया कि क्या इंपॉर्टेंस है। Exactly. अब लोगों को बड़े घर चाहिए, लग्जरी घर चाहिए, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, उसके लिए एक सेपरेट रूम चाहिए, ठीक है ना। बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस हो जाती हैं, कभी भी कुछ भी होता है, उसके लिए एक अलग रूम चाहिए। तो एक तो ये इसने डिमांड क्रिएट कर दी। दूसरा, लोगों की सैलरीज बढ़ रही हैं, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना काम हो रहा है इंडिया में जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। हर ओर आप देखोगे ग्रीन हाईवेज बन रहे हैं। मैं फरीदाबाद रहता हूँ, मैं गुड़गांव जाता हूँ जॉब के लिए, मतलब अपने ऑफिस के लिए, जो हमारा बिजनेस गुड़गांव में ऑफिस है, मैं डेली गुड़गांव जाता हूँ। तो मैं पुराना रोड बना हुआ है फरीदाबाद गुड़गांव का, जो अरावलीज में से होके जाता है, मैं उससे नहीं जाता। दिल्ली मुंबई हाईवे बन गया है जो सोना से जा रहा है, ये मेरे को 74 किलोमीटर पड़ता है, और पुराना रास्ता मेरे को 37-38 किलोमीटर पड़ता है। ओके। पुराने रास्ते से मैं 1.5 घंटे में पहुंचता हूँ अपने ऑफिस, और दिल्ली मुंबई हाईवे से मैं 1 घंटे में पहुंचता हूँ।
ओके, मतलब जी। डिस्पाइट बीइंग अ लॉन्गर रूट राइट। यू रीच फास्टर। हाँ, मैं 1 घंटे में हाँ। ऑफिस पहुंचता हूँ और 1 सवा घंटे में पहुंच जाता हूँ। एक तो कोई जैम नहीं है, और मेरे को मेरे घर से मेरे ऑफिस तक एक भी सिंगल रेड लाइट नहीं मिलती। कोई रेड लाइट नहीं है, कहीं मुझे नहीं रुकना, कहीं मुझे ब्रेक नहीं मारनी, कोई हौच पौच नहीं, आते हुए बड़ा इजी, क्योंकि आप पूरा दिन थके हुए होते हो, फिर ट्रैफिक में आप झूंझो तो बड़ा इनकन्वीनियंट होता है। राइट राइट राइट। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो रहा है, अभी फरीदाबाद जेवर एयरपोर्ट पे कनेक्टिविटी चल रही है, 31 किलोमीटर का हाईवे बन रहा है, मतलब आप फरीदाबाद से 15 मिनट में जेवर एयरपोर्ट पहुंच जाओगे। जेवर एयरपोर्ट, जेवर एयरपोर्ट पहुंच जाओगे। एफएनजी एक्सप्रेस वे इसके बन रहा बारे है। में बताइए, क्योंकि मैं बताता हूँ, कहाँ पहले बन आपको रहा है? पुराना क्वेश्चन बताऊंगा। हाँ, ओके, 2 क्वेश्चन हो जाएंगे, कोई बात नहीं, उस पर भी आता हूँ मैं। राइट। जेवर एयरपोर्ट नोएडा के पास, ग्रेटर नोएडा से आगे एक शहर है जेवर, ओके, उसमें बन रहा है, वहां पे बन रहा ठीक है ना। उसका नाम अब ग्रेटर नोएडा एयरपोर्ट कर दिया है। ओके, नोएडा अथॉरिटी शायद नोएडा एयरपोर्ट ऐसे कुछ कर दिया है, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता। तो वो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से बड़ा बन रहा है, ओके, ठीक है ना। तो इट विल बी द लार्जेस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया, इन इंडिया, ठीक है ना, और इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो जाएगा। तो फरीदाबाद की कनेक्टिविटी इधर से भी बहुत अच्छी हो जाएगी। मतलब आप यहाँ बैठे हैं, यहाँ से आपको 30 मिनट्स लगेंगे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचने में, ठीक है ना। और आपको 1 घंटा लगेगा, 1 से 1.5 घंटा लगता है अभी एग्जिस्टिंग हमारे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाने में। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना काम हो रहा है ना, तो ये इतना बड़ा रोल अदा कर रहा है रियल एस्टेट को बढ़ाने में। अब जब गडकरी जी अपने कई शोज में बोल चुके हैं कि उन्होंने सुना था, यूएस के प्रेसिडेंट थे, मैं नाम तो शायद नहीं याद आ रहा मुझे, कि वो हमेशा कहते थे कि यूएस इसलिए यूएसए नहीं है कि उसकी रोड्स जो हैं वो बहुत अच्छी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। तो ये जो लोगों को बबल लग रहा है ना, ये बबल अभी फटने नहीं वाला, अभी इसमें बहुत हवा जाएगी, ओके, ठीक है ना। तो मुझे लगता है ये टाइम है लेने का। जो लोग रिग्रेट कर रहे हैं वो शायद करते रह जाएंगे। अब आता हूं आपके दूसरे क्वेश्चन पे। आपने पूछा कि लोग कह रहे हैं कि लोन लेना चाहिए या लोन लेके प्रॉपर्टी लेनी चाहिए या आप रेंट पे रहते रहिए। हाँ, मतलब वो अपना मैथ लगाते हैं कि हम इतना पैसा 20 बिल्कुल। साल में ये करेंगे। अगर वो मैथ्स भी लगाए ना, हाँ, तो आपको पता है उनको लोन फ्री मिल रहा है। ओके, कैसे फ्री मिल रहा है? बहुत इजी है। आज रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है बताइए? होम लोन का 8.5%, ओके, और इन्फ्लेशन क्या चल रहा है? आप ही बता दें। 5 to 6% के बीच में। ओके, तो इतना तो इन्फ्लेशन ही है। पैसा इतना तो वैसे ही बढ़ रहा है, तो लोन तो उनको 2-2.5% पे मिल रहा है। डिफरेंस तो वही है। अब आ जाते हैं दूसरी कैलकुलेशन पे। आज जिस घर की कीमत 1.5 करोड़ रुपए है, मान के चलते हैं, उसमें 30 लाख रुपीस देके बाकी आपका 1.25 करोड़ रुपए का लोन होता है। तो 1.25 करोड़ रुपए के ऊपर इंस्टॉलमेंट जाएगी 1 लाख रुपीस 20 साल के लिए। 30 साल के लिए ले लेंगे तो और कम जाएगी। उसका रेंटल 80,000 है। बट वो तो खुद रहने के लिए ले रहे हैं ना, तो they आप won't be able to own. आप वो वाला घर रेंट पे लेना पसंद करोगे 80,000 में, या 1 लाख रुपीस ईएमआई लेके आप खुद ले लोगे? और 1 लाख रुपीस जो आप ईएमआई दे रहे हो, जो आप इंटरेस्ट पे ले रहे हो, आप वो कैलकुलेशन लगाओगे, अगर इन्फ्लेशन माइनस कर दोगे तो आप 2.5% पे पैसा ले रहे हो। इन्फ्लेशन हमारे यहाँ 5.5-6% है। तो पैसा तो आपने दिया ही कहां? और वो और इन्फ्लेशन आपकी इतनी है, और अगर आप पिछले 30 साल का डेटा ले लोगे तो रियल एस्टेट में ग्रोथ है 9.8%, 9.3%, ओके, इन्फ्लेशन है 5.8%। तो पैसा तो बढ़ रहा है आपका। हाउसिंग की 9.3% है और इन्फ्लेशन 5.8 है, बैंक लोन 8.5 है, तब भी हाउसिंग रिटर्न ज्यादा है नहीं, और आप अपने घर में रहो। आपको 2-3 फैक्टर्स कंबाइन करके सोचना पड़ेगा ये डिसीजन। आप हर फैक्टर देखिए ना। आप 80,000 आप रेंट दे रहे हैं, 70,000 रेंट दे रहे हैं। वो दे नहीं रहे हैं। लाइक यू मेंशन ना कि वो लोग रेंट पे दे सकते हैं, दे कैन रेंट आउट देयर प्रॉपर्टी। नहीं, ओके, अगर कोई, हाँ, मान के चलिए मैं हूं, हाँ, मैं रेंट पे, अगर मैं, या तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं रेंट पे प्रॉपर्टी ले लूं, हाँ, हाँ, ठीक है ना, या मैं
घर खरीद दूं अपना। हाँ, बिकॉज 40-40 हजार रुपए लोग दे रहे रेंट पे, इतना मुझे knowledge अगर है। जो 40,000 पे रेंट दे रहे हाँ, हैं हाँ। उसकी वैल्यू भी प्रॉपर्टी की 70 to 80,000 80 lakhs है। हाँ, हाँ, आप समझिए, राइट, 1.5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी का रेंटल जो है वो 80,000 पे है। ओके, ठीक है, 70,000 पे है। अगर 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी लेनी है और मेरे पास 20-30 लाख रुपए अपने हैं, मैं लोन ले सकता हूं, तो मैं 1 लाख रुपए EMI पे करूंगा ना, बजाय कि मैं 70 to 80,000 रुपीज रेंट पे करूं। राइट, यहां मैं अपना घर बनाऊंगा। राइट, उससे दो चीजें हैं, एक तो मेरा इमोशनल कनेक्ट है कि मेरा घर है, राइट, दूसरा मेरे को सेटिस्फेक्शन है कि मैंने अपने लिए कोई चीज बना ली, मैंने अपने लिए एक एसेट बना लिया, मेरी सेंस ऑफ सिक्योरिटी है, और ये सबसे बड़ी सिक्योरिटी है राइट, राइट, कि अपना घर। या और मेरे को लगता है कि रेंट में जब हम पैसे डालते हैं तो दैट इज गोइंग नोवेयर। हाँ, वो तो खत्म है ना, वो एक अंधे कुएं में वो तो जा जीरो रहा है। वो जीरो आप है। आप अपने घर में इंटीरियर्स करा लोगे, अच्छा, हाँ, आप रेंट वाले मकान में इंटीरियर नहीं करा पाओगे, हाँ, आपको हमेशा लगेगा यार ये तो पराया घर है, अपना तो है नहीं। हाँ, ठीक है ना, तो आप अपने घर में अपने हिसाब से करा लोगे, हाँ, जितना आपका बजट है आप उस हिसाब से करा लोगे, ग्रेजुअली करा लोगे बेशक, लेकिन अपना घर तो अपना है जी, राइट, उससे इमोशनल कनेक्ट भी है और सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी है। तो True, दोनों true, चीजें आपकी true. लाइफ में आ रही हैं, हाँ। तो उससे अच्छा क्या है। तो आज तक जो सबसे कम कीमत गई होगी रिसेशन में भी, जैसे लोग कहते हैं कि अच्छा प्रॉपर्टी की कीमत है, क्योंकि अब थोड़ा जी जी, जहाँ पे एक तरफ पीपल आर वेरी एंथुसियास्टिक अबाउट इन्वेस्टिंग इनटू रियल एस्टेट, वहां पे थोड़े से डरे भी हुए हैं कि अरे उतना कीमत नहीं मिली हमें कभी। जी। तो ज्यादा से ज्यादा अगर एक होता है ना कि कितना ड्रॉप डाउन जा सकता है, अगर मैक्सिमम ड्रॉप डाउन आप मान के भी चलो कि वर्स्ट टू वर्स्ट सिनेरियो में एक प्रॉपर्टी में हम इन्वेस्ट करते हैं से 1 करोड़, एक स्टैंडर्ड लेके चलते हैं, क्योंकि इससे कम दिल्ली NCR में कुछ रहने लायक आ नहीं रहा है एक अपर मिडिल क्लास के लिए जी। तो उनके लिए आप कितना 1 करोड़ की प्रॉपर्टी कितनी आगे 4-5 साल में ऊपर जा सकती है, तो कितनी नीचे जा सकती है, तो कितनी? देखिए, ऊपर जाएगी ना तो ऊपर जाने के लिए कोई लिमिट नहीं है। ओके, क्योंकि किसी को नहीं पता कि क्या होने वाला है। हो सकता है वो 5 साल में 5 करोड़ की भी हो सकता है 1.5 की हो, 2 की हो। ठीक है, अगर जनरल देखते हैं तो 9.3% का एप्रिसिएशन है हर साल, तो 5 साल में उसमें 50 to 60% एप्रिसिएशन होना चाहिए, क्यूमुलेटिव आप कैलकुलेट करेंगे तो। ठीक है ना, तो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी 1.5 करोड़ 1 करोड़ 60 लाख रुपए की मिनिमम होनी चाहिए। नहीं तो हमने पिछले 3 साल में 4 साल में देखा है कि प्रॉपर्टी डबल भी हुई है, 4 टाइम्स भी हुई है, 10 टाइम्स भी हुई है, ऐसा भी हुआ है। ठीक है, तो ये मार्केट है, कभी भी एक तेजी आती है, बहुत एक एब्रप्ट जंप भी ले सकता है, बट बिल्कुल। अगर नीचे और भी अगर जाएगा नीचे की तो बात करते हैं ना, तो क्या आ जाता है, 10% नीचे चला जाएगा। बहुत ज्यादा रिस्क नहीं है प्रॉपर्टी में। अगर आप देखोगे तो मार्केट स्टेगनेंट हो जाती है, हाँ, रुक जाती है, प्राइजेस थोड़े से नीचे आ जाते हैं, 10% 15% नीचे आ जाते हैं, वो भी रिसेशन में। तो जो कि अभी लगता नहीं है कि इंडिया रिसेशन में आने वाला है। मतलब वैसे इंडिया अभी की एक जीडीपी global- आप देखो ना, मूडीज ने, मतलब मूडीज जैसा कहां बढ़ाता है रेटिंग। ठीक है, 6.6 से 8% कर दी, मतलब 1.4% एक झटके में बढ़ा दी राइट, जीडीपी ग्रोथ की, जो हमारा इस साल आएगा। ट्रू। ठीक है ना, लेकिन बोला जा रहा है एक रिसेशन इज अराउंड द कॉर्नर आल्सो। रिसेशन ऑलरेडी चल रहा है। हाँ, इंडिया में नहीं है वो, बट ग्लोबली तो चल रहा है। हाँ, आप यूके देखो चल रहा है, जर्मनी में देखो चल रहा है, जापान में आ गया, फ्रांस में आ गया, चल रहा है। लेकिन इंडिया में आपको कहां से दिखता है रिसेशन है? हमारी डिपेंडेंसी है ही नहीं अब। तो अब तो इंडिया को सब देख रहे हैं कि इंडिया कहां जा रहा है। राइट। हाँ। तो ये बताइए, ये जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज हैं उनमें आजकल क्या ट्रेंड है? आपने बात करी कि लॉकडाउन के टाइम पे वर्क फ्रॉम होम और ये सब चल रहा है, तो उसमें एक नया ट्रेंड आया कोवर्किंग स्पेसेस का, वो भी बहुत ज्यादा अब आ गए हैं, वेयर हाउसेस वगैरह का। तो आप कमर्शियल प्रॉपर्टी में नए जो स्कोप्स आए हैं उनके बारे में बताइए, और इन्वेस्टमेंट के क्या क्या एवेन्यूज हो सकते हैं? देखिए, न्यू एवेन्यूज पिछले 4 साल में ना कमर्शियल प्रॉपर्टीज बहुत बिकी हैं। मुझे लगता है कमर्शियल प्रॉपर्टीज के लिए से बाय द टाइम अभी लोगों को बचना चाहिए। ओके, ठीक है ना, टाइम बीइंग मैं दिल्ली NCR की बात कर रहा हूँ, मुझे बाकी सिटीज का नहीं पता। अभी ओवर सप्लाइड है। ठीक है ना, ओवर सप्लाइड एज एन बिल्डर्स ने बहुत बेच दिया। अच्छा, कमर्शियल प्रॉपर्टी कमर्शियल बहुत बेच दिया पिछले 4 साल में। ओके, क्योंकि एकदम से बाहर आई थी, बहुत डिमांड आ गई थी, और जितनी डिमांड आई थी उससे बहुत ज्यादा बेच दिया। और क्या है, कमर्शियल ना लोगों ने लिया हुआ है
बिजनेस को बनाने में टाइम लगता है, रेजिडेंशियल तो नीड है लोगों की, ठीक है। और अब क्या है, जब से वर्क फ्रॉम होम कल्चर आया है, आप देखो जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो उनको स्पेस ही नहीं चाहिए, घर बैठा के काम करा रही हैं। तो जो बिजनेस 50,000 स्क्वायर फीट में चल रहा था, आज वो 10,000 स्क्वायर फीट में चल रहा है, 5,000 स्क्वायर फीट में चल रहा है, क्योंकि एम्प्लॉयज तो आ ही नहीं रहे, एम्प्लॉयज तो घर पे बैठे हैं, बुला भी रहे हैं तो हफ्ते में एक दिन बुला रहे हैं। कुछ एम्प्लॉयज को मंडे बुलाते हैं, कुछ को ट्यूसडे बुला रहे हैं, कुछ को वेडनेसडे बुला रहे हैं, रोटेशनल बेसिस बुला रहे हैं। उनका काम बहुत अच्छा चल रहा है। कोवर्किंग तो बिकॉज़ आई आल्सो कोवर्किंग चल रहा है, कोवर्किंग एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जो स्टार्ट हुआ और बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन मैं ऑल ओवर रिटेल की या कमर्शियल की बात कर रहा हूँ, ऑफिस स्पेस नॉर्मल बात कर रहा हूँ। कोवर्किंग एक आया एक्सपीरियंस, लेकिन कोवर्किंग अब क्या हो गया, लोगों ने ना अपने घर को ही, रेजिडेंशियल को ही ना कोवर्किंग बना लिया, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। तो मैंने जैसे पहले भी बताया था आपको कि अब लोग बड़े घर देख रहे हैं कि उसी रूम में एक एडिशनल रूम में अपना ऑफिस बना लेते हैं, जिसकी रिक्वायरमेंट 3 बेडरूम की और 4 बेडरूम ले रहा है, कि उसको पता है। और इनफैक्ट हस्बैंड वाइफ ने दोनों ने अलग अलग अपने कैबिन्स बना रखे हैं, अपने अपने रूम्स बनाए हुए हैं। मतलब आपको पता होगा, आपके पास लोग आते होंगे, ये रिक्वायरमेंट आ रहे हैं, हाँ ये चल रहा है, हाँ, ठीक है ना। तो पैंडेमिक के बाद से ये चल रहा है, बहुत इन है। मतलब पैंडेमिक खत्म हो गया, लेकिन कंपनीज ने, क्योंकि उनकी कॉस्ट कट हो गई है, कॉस्ट कटिंग ऐसी हुई है, वो ऑफिस चला ही नहीं रहे हैं, और उनको घर से बहुत अच्छी एफिशिएंसी आ रही है, तो घर से काम करा रहे हो। राइट, ये चीज है।